और खार्किव पर क्यों है संकट? विस्फोटक खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। मॉस्को अटैक से भड़के रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ विध्वंसक हमला बोला। रूस की मिसाइल और ड्रोन अटैक से राजधानी कीव दहल उठी। धमाकों की गूंज से शहर के कोने कोने में जोरदार आवाज सुनाई दी। विस्फोट से निकली आग दूर तक नजर आई। हर तरफ दहशत का आलम था। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। 4 इलाकों में प्रशासनिक इमारतों और सैन्य सेंटर्स को निशाना बनाया गया। कीव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने स्कैंडर मिसाइल से हमले की पुष्टि की। रूसी अटैक को लेकर कीव प्रशासन ने बड़ा दावा किया। अमेरिकी पैट्रियट और जर्मन सैम सिस्टम से कीव पर कई हमलों को रोकने में कामयाबी मिली। यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स के मुताबिक रूस की 35 से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया। रूस ने पिछले 24 घंटे में कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के 13 बड़े शहरों पर हमलों को अंजाम दिया। पोल्टोवा, सुमी, चरकेसी में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। कीव और खार्किव में एयर स्ट्राइक के लिए 6 Tu-95S बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। ये दावा यूक्रेनी आर्मी ने किया। रूस ने एयर स्ट्राइक पर खार्किव में जमकर विध्वंस मचाया। रूस की एक स्कैंडर मिसाइल शॉपिंग सेंटर के बाहर गिरी। रूसी अटैक की ये तस्वीर वहां मौजूद एक शख्स के कैमरे में कैद हुई। रूस की मिसाइल सीधे टारगेट पर गिरी और उसके धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। खार्किव में मिसाइलों से किए गए हमले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तबाह हो गया। रूस की बारूदी बौछार से शहर का हर कोना सुलग उठा। व्यापारिक क्षेत्र की कई इमारतों में भीषण आग लगी। हर तरफ विध्वंस और विनाश की तस्वीरें नजर आई। जहां हम मौजूद हैं वहीं पर तकरीबन 15 मिनट पहले जहां पर रशिया की मिसाइलें आकर गिरे हैं, इस शोरूम पर हमला किया गया है। सामने की गाड़ी पर इसका असर आया है। बाहर शीशे हुए टूटे हुए आप शीशे देख सकते हैं। खार्किव के वाटर पार्क इलाके में हुई एयर स्ट्राइक से यूक्रेनी आबादी को भारी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में कई मिसाइलें गिरी। धमाकों की जद में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी मीडिया पर जारी इस वीडियो से भी आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। रूसी सेना का कहर, खार्किव में स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर बर्पा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में वेपन स्टोरेज होने की सूचना पर यह टारगेट अटैक हुआ। रूसी स्कैंडर मिसाइल से वार कर पूरा इलाका खंडर बना दिया गया। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने किया बड़ा प्रहार, कहा सीसीटीवी में कैद हुआ विध्वंसक अटैक। मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को रूस ने कैसे किया नाकाम? ये सब जानने के लिए देखिए वॉर जोन से टॉप 9 न्यूज। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कई सेटलमेंट पर प्रचंड प्रहार कर रूस ने तगड़ा झटका दिया। यूक्रेन की पावरफुल कमांड व्हीकल M577 को ढूंढकर उसके किलर ड्रोन से ध्वस्त किया गया। कुर्स्क में रूसी पलटवार से तबाह होने वाले ये नेटो का दूसरा कमांड व्हीकल था। रूस के हमले से बौखलाए यूक्रेन ने बेलगोरोद पर बड़ा हमला बोला। रिहायशी इलाकों में ड्रोन से कई अटैक हुए। इसकी कुछ ही देर बाद किंडरगार्टन और डुबोबॉय में यूक्रेनी विमानों ने बमबारी कर दहशत मचा दी। प्रशासनिक भवनों को निशाना बनाया गया। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने कई मिसाइलें दागी। अमेरिकी MLRS Mark II से रिहायशी इलाकों को टारगेट कर यूक्रेनी आर्मी ने ताबड़तोड़ हमले किए। कई घंटे की शेलिंग से रिहायशी बिल्डिंग्स को भारी क्षति पहुंचाई गई। यूक्रेनी हमले के भय से लोग बेलगोरोद को खाली कर रहे हैं। बेलगोरोद में यूक्रेनी हमले का एक विध्वंसक वीडियो सामने आया। यूक्रेनी रॉकेट सीधा सिविलियन पार्क में गिरा। उससे कई घरों के शीशे टूट गए। यूक्रेनी हमले में उलित्का इलाके में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 46 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई। कुर्स्क के बाद अब बेलगोरोद में घुसपैठ की फिराक में जुटा यूक्रेनी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। आम लोगों के घर, किंडरगार्टन, हेल्थ सेक्टर पर अटैक कर दहशत फैलाने की रणनीति है। MLRS अटैक के दौरान पूरे गोरखोव में सायरन की आवाजें सुनाई दी। वॉरजोन से हैरान करने वाला एक और वीडियो सामने आया। मॉस्को की ओर बढ़ रहे यूक्रेनी ड्रोन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वीडियो शेयर कर रूस ने मॉस्को की ओर भेजे गए कई यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी है। यूक्रेनी सेटलमेंट की ओर से तेजी से बढ़ रहे अज़ोव बटालियन पर यूक्रेनी जवान फायरिंग करते नजर आए। प्रोकोवस्की को बचाना यूक्रेन के लिए चुनौती बन गया है। उसकी सेना यहां हर तरफ से घिर चुकी है। डोनेट्स्क के प्रोकोवस्की में दाखिल हो रहे रूस की आर्मर्ड कैरियर को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बॉर्डर इलाके की निगरानी कर रहे यूक्रेनी ड्रोन ने उसे पिन पॉइंट अटैक में ध्वस्त किया। ब्रिज के नीचे छिपे कई रूसी सैनिक भी हमले का शिकार हुए।
खार्किव में रूसी हमले से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। हर तरफ मलबा, लपटों से घिरी इमारतें नजर आ रही हैं। फायर फाइटर्स और राहत कर्मियों के लिए भी चुनौती है। रूस के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली एयर अटैक से फिर दहला लेबनान। कहा बमबारी में मारा गया हमास कमांडर। और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ क्या है इजरायल की रणनीति। मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। वेस्ट बैंक के हिब्रोन में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। शिनबेत से मिली जानकारी पर आईडीएफ ने एक बिल्डिंग पर बमबारी की। हमले में हमास कमांडर अल असवद मारा गया। आईडीएफ के मुताबिक वो तारकुमिया चेक पॉइंट पर किए गए गुरिल्ला अटैक का मास्टरमाइंड था। गाजा के राफा में एक बार फिर इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की। राफा में हमास के ठिकानों पर प्रचंड प्रहार हुआ। गाइडेड बॉम्ब से किए गए हमलों में वेपन स्टोरेज समेत कई बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए। आईडीएफ के हमले के बाद राफा का आसमान धुएं से भरा नजर आया। दक्षिण गाजा में इजरायली सेना हमास की गुरिल्ला ब्रिगेड का शिकार हो गई। रिहायशी इलाके में ठिकाना बनाए इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले हुए। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के हाइडआउट को बम से उड़ाया। धमाकों के बीच इजरायली सैनिकों की चीख पुकार सुनी गई। इजरायली वायुसेना ने एक बार फिर लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स पर भीषण बमबारी की। मैस अल जबल, खियाम, बिंट और जबील में आईडीएफ ने 8 ठिकाने तबाह किए। खियाम में हिजबुल्लाह के एक मिसाइल लॉन्चर को भी तहस नहस करने का दावा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के तायर, हरफा और कफर किला में जोरदार बम बरसाए। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों पर हमले हुए। 2 इलाकों में कम से कम 30 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है। इजरायल की ओर से रविवार को ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान में किए गए। हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स पर हमले अमेरिकी इनपुट पर किए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को आईडीएफ ने ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त लॉन्चर्स रेडी टू लॉन्च मोड में था। आईडीएफ के मिशन क्लीन आउट के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल के सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाया। मैनपाडो लॉन्चर से करीब 70 रॉकेट दागे गए। इजरायल पर ये सभी हमले साउथ लेबनान से किए गए। हालांकि आईडीएफ ने 50 हमले नाकाम करने का दावा किया। इजरायल के जीतम बेस पर हमले के बाद हिजबुल्लाह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आईडीएफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े विध्वंस के लिए हिजबुल्लाह सीरियाई रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। जीतम बेस पर अनगाइडेड M70 रॉकेट के कई अवशेष मिले। इजरायल ने ईरान के प्रॉक्सी गुटों को खत्म करने का नया प्लान बनाया। अमेरिका, इजरायल और सऊदी मिलकर हिजबुल्लाह हुती पर हमले कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से ये दावा इजरायल के अगले 5 साल के प्लान पर किया जा रहा है। और अब वैश्विक तनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़े बदलाव का संकेत देकर रूस ने पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा दिया। उप विदेश मंत्री रयाबकोव का दावा है कि न्यूक्लियर दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले पुतिन ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के इस्तेमाल का नियम बदला था। रूस की न्यूक्लियर प्रिपरेशन को देखते हुए नाटो भी अलर्ट है। अब वो लिथुआनिया में रूसी बॉर्डर के बेहद करीब अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। खबर है कि नए मिलिट्री बेस पर जर्मनी के स्पेशल फोर्स की तैनाती होगी। रूस ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। बाल्टिक रीजन में फिर रूस नाटो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पिछले एक हफ्ते में लातविया बॉर्डर के नजदीक रूसी विमानों के मूवमेंट की 109 घटनाएं दर्ज की गई। बाल्टिक कैनाल में उसके अटैक बोट भी देखे गए। रूसी खतरे से स्वीडन और फिनलैंड भी अलर्ट हो गए हैं। रूस के शहरों पर हमले कर यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN का दावा है कि अब यूक्रेन को अमेरिका से लॉन्ग रेंज ATMS मिसाइलें नहीं मिलेंगी। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कीव को नई मिसाइलों की नई खेप देने से मना कर दिया है। साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक रुख से तनाव फिर बढ़ गया है। ताइवान स्ट्रेट में पिछले एक हफ्ते में PLA ने 5वीं बार घुसपैठ की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक PLA के 10 विमान ताइवान के दक्षिणी छोर पर इंटरसेप्ट किए गए, जिसमें से 6 ने मध्य रेखा को पार किया। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कुर्स्क बॉर्डर पर रूस के मिसाइल अटैक, यूक्रेन की सीमाई चौकियों पर हमले किए। हमले में 73 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है।
यूक्रेन के 20 से ज्यादा सैन्य वाहन इस हमले में नष्ट हो गए। तो बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के शहरों में भीषण रक्तपात किया है। रूसी सेना यूक्रेन पर 100 टन बारूद बरसा चुकी है। सबसे ज्यादा विनाश यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हुआ है। खार्किव विनाश की वजह बना है। यूक्रेन का कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमला, ज़ेलेंस्की की हट की वजह से खार्किव धधक रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम सुलगते खार्किव का गवाह बनी है। TV9 के कैमरे पर देखिए कैसे खार्किव खंडहर बन रहा है और इस रिपोर्ट में जानिए आखिर खार्किव अचानक रूस के निशाने पर क्यों आ गया है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव 31 अगस्त से रूस के हमलों से खंडहर बनता जा रहा है। एक सितंबर की दोपहर को रूस ने एक बार फिर खार्किव पर हमले किए। ये मिसाइल खार्किव के सबवे स्टेशन पर गिरी और तबाही फैल गई। खार्किव पर रूस ने तोरा मिसाइल हमला किया। पहला हमला होने के बाद जैसे ही लोगों ने तस्वीरें रिकॉर्ड की, तभी दूसरी इस्कंदर मिसाइल आकर गिरी। रूस की इस हमले की तस्वीरें शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। पहला हमला होने के बाद घटनास्थल से दूर एक अपार्टमेंट से लोगों ने वीडियो बनाए और दूसरा हमला होते ही दहशत से चीख पुकार मच गई। रूस ने खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल से हमले किए और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। रूस के मिसाइल हमलों से खार्किव के बड़े इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। रूस के हमलों से सबवे स्टेशन के पास एक गैस पाइपलाइन फट गई और उसमें आग लग गई। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई और इलाके में मलबा फैल गया। जिस जगह हमला हुआ उसी जगह से TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर पूरा हमला किया गया था और गैस पाइपलाइन में भीषण आग आ गई और इस वक्त इस इलाके में किसी के भी आने और जाने पर मनाही है। हम आपको बिल्कुल सामने से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सामने से, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भी बदता, लगभग 10 से 12 मिसाइलें इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर गिरी हैं। खार्किव पर रूस ने अब तक इतने बड़े हमले नहीं किए थे। जिस कॉम्प्लेक्स पर रूस ने हमला किया वो पहले ऐसे नजर आता था और अब इस तरह दिखाई दे रहा है। तबाह हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड रिपोर्ट तबाही के निशान दिखा रही है। सबसे पहले उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें देखिए। ये संभवतः लिफ्ट की बिल्डिंग थी, लिफ्ट का पैसेज है और उस पर हमला किया गया है। अंदर का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है और कैसे पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, ये तस्वीर देखिए। अब इसके ठीक बगल में मिसाइलों का इम्पैक्ट कैसे ये दूसरी बिल्डिंग में आया है। यहाँ देखिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है, साफ सफाई कर ली गई है, बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया गया, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसे खाली हो गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर गड्ढा कितना बड़ा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से खार्किव के कई इलाकों में आग लग गई है। रूस के हमलों से खार्किव की कई इमारतें गिर गई। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है।
और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खार्किव में रूस के हमले से 41 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। 5 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। रूस ने खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर खार्किव पर रूस ने अचानक बड़े हमले क्यों शुरू कर दिए हैं? तो दरअसल खार्किव यूक्रेन के लिए सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूस का बॉर्डर है, 40 किलोमीटर दूर है रूस के बॉर्डर से, और यूक्रेन इस शहर से रूस के बेलगोरोद क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है। आउटर खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पोस्ट हैं और यहां से लगातार बेलगोरोद पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही खार्किव में ही कीव से आने वाले हथियार और रसद को स्टोर किया जाता है। खार्किव से मिलिट्री कॉन्वॉय को सूमी पहुंचाया जाता है। सूमी में इकट्ठा होने के बाद यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाके कुर्स्क पर हमला करते हैं। यूक्रेन के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही रूस लगातार खार्किव पर हमले कर रहा है। 30 और 31 अगस्त को भी यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने बड़े हमले किए थे। इस हमले में एक बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा था और उसके करीब पार्किंग लॉट में कई गाड़ियां जल गई थी। TV9 भारतवर्ष की टीम यहां भी पहुंची। उसी रिहायशी बिल्डिंग फ्लैट अपार्टमेंट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके कॉर्नर में इस मिसाइल से हमला किया गया और आप देखिए कैसे लगभग 6 से 8 फ्लोर इसकी जद में आए। बैलिस्टिक मिसाइलों और इस्कंदर मिसाइलों से हमला करने का यहां पर शक है। इस चारों तरफ एक पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है और इसके धमाके से दर्जनों फ्लैटों के, कई फ्लोर्स के फ्लैटों के शीशे टूट गए और जिस बिल्डिंग पर, जिस इमारत पर ये मिसाइल आकर गिरी है, वो पूरी की पूरी इमारत, वो पूरे के पूरे फ्लैट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। खार्किव पर रूसी सेना मिसाइल हमले तो कर ही रही है, इसके साथ ही यूक्रेनी जमीन पर तेजी से कब्जा भी कर रही है। अब यूक्रेन के लोग ही यूक्रेन सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। खार्किव की तबाही के बाद कीव में आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन सरकार को अपनी जमीन बचाने पर फोकस करना चाहिए। खार्किव के करीब वोबचांस्क और स्टारित्सिया में रूस की सेना जंग लड़ रही है। वोबचांस्क खार्किव से 48 किलोमीटर दूर है और स्टारित्सिया खार्किव से 36 किलोमीटर दूर है। इन दोनों मोर्चों से रूसी सेना खार्किव की तरफ बढ़ रही है। जबकि यूक्रेन का फोकस खार्किव बचाने के बजाय रूस पर हमले करने पर ज्यादा है। कुर्स्क की जंग में भी यूक्रेन कुछ खास बढ़त नहीं बना पा रहा है। इसलिए यूक्रेन की राजधानी से लेकर यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव तक ये मांग उठने लगी है कि यूक्रेन सरकार युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपनी जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ना जरूरी है। दो 2022 में रूस ने खार्किव जीतने के लिए जंग शुरू की थी, लेकिन शुरुआती हमलों के बाद लक्ष्य बदलकर डोनबास रीजन कर दिया गया। डोनबास पर रूस का कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी सेना के कुर्स्क पहुंचने के बाद अब पुतिन ने खार्किव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खार्किव में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबा हटाने में जुटी हुई हैं रेस्क्यू टीमें। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। तो 1 सितंबर की सुबह रूस के लिए तबाही और विनाश से कम नहीं थी,
क्योंकि 1 सितंबर को रूस में ऐसा ड्रोन बवंडर आया जिससे क्रेमलिन दहल गया और उसका हम आपके सामने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए लेकर आए। दरअसल यूक्रेनी सेना ने करीब 150 मिनट यानी 2.5 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए, कुछ ऐसे जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मेरे ऊपर देख रहे हैं। राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस के 12 प्रांतों पर सिलसिलेवार ढंग से ड्रोन हमले किए गए। दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन प्रांतों पर करीब 193 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से हमला बोला और इस ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। तो 1 सितंबर को रूसी धरती पर ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना ने अपना दम तो दिखा दिया, मगर इस कहानी के सेकंड चैप्टर की शुरुआत 1 सितंबर की रात को यूक्रेनी सरजमी पर दिखाई दी, जब पुतिन के एटमी बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कीव को दहला दिया। समंदर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को सुलगाया और इसके साथ साथ यूक्रेन के 13 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक की। लेकिन यह तो यूक्रेन विनाश की शुरुआत है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कीव पर बेलारूस फ्रंट से हमला होगा। आखिर कैसे, देखिए। ये पुतिन के बारूदी प्रकोप का ट्रेलर है। ये मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों को दहलाने का बदला है। ये महाबली रूस के विनाशक हथियारों का इंतकाम। पहले कुर्स्क पर हमला, फिर 1 सितंबर की सुबह राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक। ऐसा लगा मानो यूक्रेनी ब्रिगेड को रोकना नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन बवंडर के महज चंद घंटों बाद ही यूक्रेनी धरती बम, गोला, बारूद और मिसाइलों से दहल उठी। आसमान से ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ जिसे देख जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बीती रात रूस ने कीव समेत आधा दर्जन यूक्रेनी प्रांतों पर हमला किया। एटमी बम वर्षकों के जरिए कीव पर क्रूज मिसाइलें दागी, वही यूक्रेनी प्रांतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक भी की। दरअसल 1 सितंबर की सुबह यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों पर ड्रोन स्ट्राइक की। बस फिर क्या, यूक्रेन के इस हमले से पुतिन भड़क गए और फौरन क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग की गई। और इसके चंद घंटों बाद क्रेमलिन से यूक्रेनी धरती को दहलाने का आदेश जारी हो गया। और इसी के साथ ही रूसी वायुसेना के परमाणु बम वर्षकों का एक्शन शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि 3 फ्रंट से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों में बारूदी भूचाल ला दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। तो 1 सितंबर की रात पुतिन ब्रिगेड ने 3 फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांतों पर आसमानी प्रहार किया। पहला फ्रंट पश्चिमी रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद एंगल्स एयरबेस था, जहां से रूसी वायुसेना के 6 Tu-95 बम वर्षकों ने कीव की तरफ उड़ान भरी। दावा किया गया कि रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 35 से ज्यादा Kh-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। कीव समेत यूक्रेन के बाकी प्रांतों में तबाही मचाने के लिए रूस ने कैस्पियन सी को दूसरा फ्रंट बनाया। दावा किया गया कि कैस्पियन सी से रूसी सेना ने निप्रो, पोल्तोवा, मिकोलेव और ज़ैपोरिजिया जैसे प्रांतों पर 14 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं
पश्चिमी रूस के रोस्तोव प्रांत से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेनी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की। दावा किया गया कि कीव और खार्किव पर रूस ने 27 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से प्रहार किया। मतलब ये कि कहीं पुतिन के परमाणु बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कहर बरपाया, तो कहीं समंदर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेनी धरती को दहलाया, तो कहीं रूस के विस्फोटक ड्रोन्स ने गदर मचाया। राजधानी कीव समेत दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके बारूदी भूचाल से धधक उठे। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद जिस एंगेल्स एयरबेस से एटमी बम वर्षकों ने उड़ान भरी, वहां कुछ दिनों पहले ही Tu-95 बॉम्बर डिप्लॉय किए गए थे। आखिर कब, यह भी जान लीजिए। इक्कीस अगस्त को 5 Tu-95 बम वर्षक एंगेल्स एयरबेस पहुंचे थे। वहीं 17 अगस्त को 6 Tu-95 बॉम्बर एंगेल्स एयरबेस में उतरे। इन बॉम्बर्स ने मुर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया एयरबेस से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि सारातोव का एंगेल्स एयरबेस रूसी वायुसेना का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है, जहां 24x7 Tu-160 बॉम्बर तैनात रहते हैं। एंगेल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है, और सबसे अहम ये कि एंगेल्स एयरबेस से फ्रंट लाइन की दूरी महज 480 किलोमीटर ही है। लिहाजा यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक होने के चलते रूसी डिफेंस ने एंगेल्स बेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की खेप भेजी, और अब इसी एंगेल्स बेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरते हुए कीव में तबाही मचाई। एक तरफ कीव पर ईस्टर्न फ्रंट और पश्चिमी रूस से आसमानी प्रहार किया जा रहा है, तो वहीं अब आशंका जताई जा रही है कि कीव पर जल्द से जल्द फतह हासिल करने के लिए रूसी ब्रिगेड बेलारूस फ्रंट का भी इस्तेमाल कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस बॉर्डर से रूसी सेना की टुकड़ी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। और किसी भी वक्त कीव बेलारूस फ्रंट से भीषण प्रहार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था, और इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की। और फिर निप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली निप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा किया था। मगर अब कीव पर संपूर्ण कब्जे का प्लान तैयार है, जिसे पुतिन जल्द से जल्द अंजाम देने में जुट गए हैं। डोनेस्क में रूसी सेना के भीषण हमले। बड़ी खबर, डोनेस्क के कुछ नोए पर रूस का कब्जा है। जंग में मारे गए यूक्रेन के 143 सैनिक। तो पूरे यूरोप में परमाणु विध्वंस का खतरा मंडराने लगा है, और इसके लिए पुतिन की परमाणु नीति जिम्मेदार है, क्योंकि रूस परमाणु नीति में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की गई तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मजबूर हो सकता है, और इसी वजह से रूस ने परमाणु नीति में जरूरी बदलाव करने की बात की है, वो करने जा रहा है। यानी पुतिन तैयारी कर चुके हैं। अगर यूक्रेन के खात्मे के लिए नेटो से भी टकराना हो तो वो एटमी वेपन के साथ तैयार है। यानी यूक्रेन युद्ध का अगला चैप्टर परमाणु विनाश का हो सकता है। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन ने तबाही का दरवाजा खोल दिया है।
अब यूरोप में महाविनाश की आंधी कभी भी आ सकती है। ये भी हो सकता है रूस की परमाणु सुनामी से पूरा यूरोप दहलने लगे। क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि कुर्स्क जैसा हाल बेलगोरोद का भी हो। हालात और न बिगड़ जाए, इसलिए रूस परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहा है, जिससे वो नाटो देशों को धमका सके। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है जिसके मुताबिक हमारे देश के अस्तित्व को ही खतरा हो तो वह परमाणु हथियार के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन अब बदलाव आवश्यक है, जिससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति विशेष परिस्थितियों में भी की जा सके। अब वो विशेष परिस्थिति क्या होगा, इसे तय करने का अधिकार पुतिन के पास है। यानी एक बार परमाणु नीति में बदलाव होने के बाद पुतिन परमाणु हमले का फैसला कभी भी और तुरंत कर सकते हैं। रूस का मौजूदा परमाणु सिद्धांत बदलने के संकेत से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। वो इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। पुतिन का बयान भी सामने आया है कि हम युद्ध के विशेष साधनों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसे हल्के में या सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी रूस मान चुका है अगर यूक्रेन को रोकना है तो नाटो से टकराना होगा। खास तौर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो नाटो देशों से युद्ध तय है और तब परमाणु विकल्प एक ढाल का काम करेगा। रूस की परमाणु पॉलिसी बदलने की आहट से अमेरिका और नाटो में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिससे यह तय किया गया कि या तो युद्ध में आगे बढ़ा जाए या फिर यूक्रेन को हथियार सप्लाई सीमित करने होंगे। दरअसल अमेरिका अभी रूस से टकराव नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही मिडिल ईस्ट और चीन के साथ साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में नाटो फ्रंट फुट पर है, जबकि अब अमेरिका ने हाथ खींचने के संकेत दे दिए। रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। वैसे भी रूस को इस बदलाव के लिए मजबूर होने के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात हो रही है। दूसरी वजह, अमेरिका ने F-16 देकर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरी वजह, कुर्स्क में घुसपैठ का प्लान नाटो ने तैयार किया। चौथी वजह है, नाटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं। अब पुतिन के पास एक ही रास्ता है, या तो यूक्रेन को काबू में करने के लिए नाटो से टकराए, और नाटो से टकराने का मतलब है कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनना। और पुतिन नहीं चाहते कि सोवियत संघ की तरह इस बार हार का सामना करना पड़े। इसलिए पुतिन बार बार परमाणु धमकी देकर बताना चाहते हैं कि रूस कोल्ड वॉर से सबक सीखकर आगे बढ़ चुका है। कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की प्लानिंग में है और इसलिए नेटो से डिमांड की जा रही है। अभी तक जहां तक यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया है वहां तक हाइमार्स की रेंज है, जो करीब 77 किलोमीटर है। अब आगे ATACMS की रेंज आती है, जिससे हमले करने पर रूस के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे। सोचिए, जब लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मिल गई तो तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा। वो रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो तुरंत वो अपने 8 ओवरसीज सैन्य ठिकानों को एक्टिव कर देगा और नेटो देशों पर हमला करेगा।
बेलारूस में न्यूक्लियर बेस, आर्मेनिया में मिलिट्री बेस, जॉर्जिया में एयर बेस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में मिलिट्री बेस, जबकि मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में मिलिट्री कमांड सेंटर। इसी तरह ताजिकिस्तान में एयर बेस, जबकि सीरिया मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर देगा। रूस इराक में एटमी बेस बनाने का प्लान कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट के अलावा चीन में नेवल बेस बनाने का भी प्लान है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। पुतिन को अंदाजा हो चुका है, अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल गए तो रूस में भारी तबाही हो सकती है। जबकि इससे पहले यूक्रेन को F-16 मिलने से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। यह अलग बात है कि अभी तक यूक्रेन F-16 से विध्वंसक हमले करने में नाकाम हुआ है। अब पेंटागन की जांच रिपोर्ट से सामने आया है कि F-16 फाइटर जेट ट्रायल ड्रिल में ध्वस्त नहीं हुआ, जबकि पहले कहा गया था कि एक गलती की वजह से यूएस डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने F-16 को मार गिराया था। अमेरिकी जेट की इस हालत पर रूसी मीडिया ने मजाक उड़ाया। कहा गया है अमेरिका ने यूक्रेन को कबाड़ F-16 भेज दिए और यूक्रेनी पायलट को बिना ट्रेनिंग के जंग में उतार दिया। आने दो उन्हें, वो हमारी तोपों का चारा है। हालांकि F-16 की ऐसी स्थिति पर पेंटागन काफी गंभीर है, क्योंकि F-16 और दूसरे बड़े हथियार जैसे अब्राम्स के ध्वस्त होने से अमेरिका की छवि खराब होने का डर है। साथ ही हथियार मार्केट में साख गिर सकती है। इसलिए अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार देने से पीछे हट गया है। अमेरिका दौरे पर गए यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के साथ मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इशारा भी दे दिया था कि वो ATACMS की सप्लाई रोक सकता है, जबकि यूक्रेन उसे देने के लिए गिड़गिड़ाने की हालत तक जा पहुंचा है। वैसे भी यूक्रेन को हथियार देने को लेकर नाटो के भी दो धड़े बन गए हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और चेक रिपब्लिक खुलकर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की वकालत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरह ब्रिटेन और फ्रांस भी लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। वैसे भी नाटो में उसी को प्राथमिकता दी जाती है जो अमेरिका चाहता है, और अभी अमेरिका रूस से टकराव नहीं चाहता है। हो सकता है इसके पीछे पुतिन की नई न्यूक्लियर पॉलिसी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक। एक दिन में बेलगोरोद पर 75 यूक्रेनी हमले किए गए। हमलों से बेलगोरोद के 33 मकान क्षतिग्रस्त। बेलगोरोद में 94 कारें भी हमले से क्षतिग्रस्त हुई। तो ज़ेलेंस्की कुर्स्क जीत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक पूर्ण विजय का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन के लिए एक अहम इलाके को गंवाना तय माना जा रहा है। कुर्स्क में पूरी ताकत लगाने के बाद पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना कमजोर हुई और रूस ने इसका फायदा उठाया है। रूसी सेना पोक्रोवस्क के करीब पहुंच चुकी है। अगर यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा हुआ तो पूर्वी यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई रुक जाएगी। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की एंट्री भी बंद हो सकती है। मौजूदा दौर का ऐसा वॉर जोन जहां हर बीतते वक्त के साथ बढ़ रही है यूक्रेन की चिंता। रूस की जमीन कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, लेकिन यूक्रेन के एक हिस्से को बचाने में नाकाम साबित हो रही है यूक्रेनी फौज। इस वॉर जोन का नाम है पोक्रोवस्क। डोनेस्क के इस एंट्री पॉइंट को गंवाने का डर अब यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है।
रूसी सेना पोक्रोवस्क से बहुत दूर नहीं, लेकिन जिन सैनिकों को यूक्रेन के शहर की रक्षा के लिए इस शहर में होना था, वो इस वक्त बहुत दूर रूस के कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। डोनेस्क के तोरेस्क और न्यूयॉर्क तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। तोरेस्क से पोक्रोवस्क की दूरी 65 किलोमीटर है। न्यूयॉर्क से पोक्रोवस्क की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार बेहद तेज है, क्योंकि भारी हथियारों से लैस रूसी सेना को इन इलाकों में यूक्रेन से बहुत कड़ा मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है। अब यूक्रेन ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए अपनी स्पेशल बटालियन को इस इलाके में भेजा है। यूक्रेन की कैराडेक ब्रिगेड को पोक्रोवस्क को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस ब्रिगेड में 2000 जवान हैं, जबकि रूस ने पोक्रोवस्क जीतने के लिए 30,000 जवानों को भेजा है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेनी कैराडेक ब्रिगेड कई बड़े ऑपरेशन कर चुकी है। इस ब्रिगेड के पास आधुनिक हथियार T-64 टैंक है। जबकि दूसरी तरफ रूसी सेना भारी आर्टिलरी और टैंक के साथ आगे बढ़ रही। रूस की वायुसेना भी पोक्रोवस्क मिशन में मदद कर रही है। दक्षिण डोनेस्क के वोलेदर में भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना की आर्टिलरी की ताकत का अंदाजा इन धमाकों से लगाया जा सकता है। इस तरह का बड़ा हमला पोक्रोवस्क में भी होने वाला है। रूसी सेना पोक्रोवस्क से दूर है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने यहां तबाही मचाना शुरू कर दिया। इस्कंदर मिसाइल से तबाही के बाद पोक्रोवस्क का एक होटल तबाह हो गया। मिसाइल से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क के होटल में यूक्रेनी सेना का ठिकाना था। रविवार को रूस की इस्कंदर मिसाइल से हमला हुआ। होटल में यूक्रेनी सेना के हथियारों का जखीरा भी मौजूद था। रूस की सेना जैसे पोक्रोवस्क के करीब आ रही है, पोक्रोवस्क से आम लोगों के निकलने की रफ्तार तेज हो रही है। रूसी सेना के खौफ से पोक्रोवस्क में पलायन जारी है। पोक्रोवस्क की आबादी 60,000 के करीब थी, लेकिन अब पोक्रोवस्क में 10,000 लोग भी नहीं बचे। यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी कमी, इसलिए पोक्रोवस्क के करीब यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह हो गए। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पोक्रोवस्क यूक्रेनी सेना के लिए अहम ठिकाना है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। पोक्रोवस्क से अहम सड़कों का संपर्क है। पोक्रोवस्क से पूर्व में हथियारों की सप्लाई होती है। सेना के लिहाज से तो यह अहम है ही। यहां एक बहुत बड़ा कोयला खदान भी है। पोक्रोवस्क से ही यूक्रेन को सबसे अधिक कोयला मिलता है। लेकिन रूस का मकसद पूर्वी यूक्रेन के सभी इलाकों को जीतना है और इसके लिए पोक्रोवस्क पर कब्जा बेहद जरूरी है। रूस को क्या फायदा होगा? डोनेस्क में यूक्रेन का एंट्री गेट बंद हो जाएगा। पूर्वी छोर पर सेना की सप्लाई लाइन बंद होगी। चासव यार पर कब्जा करना आसान होगा। चासव यार की ऊंचाई रूसी सेना को नई ताकत देगी। पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना के कुर्स्क का बदला भी पूरा होगा और पूर्वी छोर को कब्जे में लेने का वो अभियान भी पूरा होगा जिसकी शुरुआत युद्ध के बाद से की गई थी। अव्दिव्का में फरवरी में जीत हासिल करने के बाद रूसी सेना तेजी से पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन 2024 की शुरुआत से ही
डोनेस्क में यूक्रेनी फौज ने मजबूती हासिल कर ली थी। डोनेस्क में रूसी फौज पर कई बड़े हमले किए गए। यूक्रेन ने ड्रोन और आर्टिलरी से कई बार प्रहार किया। अब कुर्स्क मिशन की शुरुआत के बाद यूक्रेन का डोनेस्क से ध्यान हटा है और रूस ने इसका पूरा फायदा उठाया। यूक्रेन को बेदम करने के लिए रूस लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहा है। ये तस्वीर एक किंजल के वॉरहेड की। रिपोर्ट के मुताबिक इस वॉरहेड में ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल की वजह से बड़ा गड्ढा बन गया। सूमी में भी रूस का प्रहार लगातार जारी है। रूस यहां मिसाइलों से यूक्रेन के हथियार गोदाम को निशाना बना रहा है। सूमी में बच्चों का एक अनाथालय भी रूसी हमले की चपेट में आ गया। इसमें कई बच्चों की मौत की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस के हमले, रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर से गोलीबारी, यूक्रेन के 14 अमेरिकी सैन्य वाहन तबाह। तो बाल्टिक सी में जंग की मुनादी सुनाई देने लगी है। डर है रूस किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की रक्षा के लिए अमेरिका ने एक खास चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन बाल्टिक सी पहुंचा था, लेकिन अचानक ड्रोन का नेटवर्क इसके ऑपरेटर से टूट गया। दावा है कि रूसी जामर्स ने ड्रोन को हैक किया। दरअसल ये ड्रोन रूस की जासूसी करने पहुंचा था, जिसके बाद इस इलाके पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। शाम का वक्त था। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल थी। यहां मौजूद अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को एक खास मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। अंधेरा होते ही इस ग्लोबल हॉक ड्रोन ने फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। अमेरिका का ग्लोबल हॉक एक खास मिशन पर था। इसे मित्र देशों की समुद्री सरहद से होते हुए सुरक्षा की जांच करनी थी, लेकिन अचानक ग्लोबल हॉक का उसके ऑपरेटर से नेटवर्क टूट गया और यह अपनी दिशा से भटक गया। दावा है कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को रूस ने हैक किया। ड्रोन को एस्टोनिया के एयर स्पेस में हैक किया गया। रूसी जैमर्स ने ड्रोन के GPS सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी वजह से ड्रोन करीब 20 मिनट के लिए अपनी दिशा भटक गया। ग्लोबल हॉक खास टोही मिशन पर था। इसे पोलैंड की सीमाओं के साथ उड़ान भरते हुए बाल्टिक सी में बाल्टिक देश, फिनलैंड से होते हुए बेलारूस और रूसी सीमाओं को पार करना था, लेकिन उसका मिशन रूस ने बीच में ही रोक दिया। इस साल अब तक 500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब नाटो के एयरक्राफ्ट या ड्रोन इस रूट से उड़ान भर चुके हैं। रूस का दावा है कि अमेरिका और नाटो उसकी जासूसी कर रहा है। रूस की पश्चिमी सीमाओं, बाल्टिक तट और कैलिनिनग्राद की जासूसी की जा रही है। अमेरिका की कोशिश इन इलाकों में रूसी ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करना है। रूस ने एक तरफ अमेरिका के जासूसी मिशन को फेल किया, वहीं बाल्टिक सी और ब्लैक सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है।
सैनिक यहाँ बारूद बरसा रहे हैं। इनमें सबसे खास रूस की नेवल बोट्स है, जो खास तौर से यूएसबी यानी अनमैन्ड सर्विस व्हीकल को हिट करने की प्रैक्टिस कर रही है। बाल्टिक सी में रूस के तल्ख तेवरों की वजह यहां नाटो की बढ़ती दखलंदाजी को माना जा रहा है। दरअसल लिथुआनिया में नाटो का बड़ा मिलिट्री बेस बन रहा है। नाटो की कोशिश रूस को कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर घेरने की है। बेस में 4000 जर्मन सैनिकों की तैनाती का प्लान है। कैलिनिनग्राद में नाटो बेस बनाने से पुतिन आग बबूला है। रूस ने इसे युद्ध भड़काने की कार्रवाई बताया। नाटो के कदम से भड़के पुतिन ने बाल्टिक में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। रूसी सेनाएं यहां मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। माना जा रहा है कि रूस की तैयारी यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ने की है। रूस यूरोप के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो शुरुआती वॉरफेज में उसका सबसे बड़ा टारगेट पोलैंड होगा, जिस पर रूसी सेनाएं सबसे बड़ा हमला करेंगी। लेकिन रूस का सबसे पहला टारगेट बाल्टिक होगा। रूसी सेनाएं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में पहला प्रहार कर सकती हैं। रूस के संभावित खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने खास तैयारियां की है। तीनों देशों ने बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाई है। बॉर्डर पर बिजली के करंट और कटीले तारों वाली फेंसिंग, ट्रेंच और ड्रैगन टीथ लगाकर उन्हें अभेद्य बनाया गया है। लातविया ने अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए हैं, जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहाँ फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई है। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। एस्टोनिया कई महीने से अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहाँ बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं। कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए। दरअसल रूस और बेलारूस की सीमा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से लगती है। जंग के हालातों में रूस यहां ग्राउंड ऑपरेशन कर घुस सकता है, इसलिए इन देशों ने यह खास तैयारियां की है। साफ है बाल्टिक में हालात तनावपूर्ण। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है, जो पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो गाजा पर हमले और बंधकों को छुड़ाने को लेकर बेंजामिन की युद्ध नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब तेल अवीव की सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध का सैलाब आ गया। 5 लाख से ज्यादा लोग न सिर्फ नेतन्याहू की युद्ध नीति के खिलाफ आक्रोशित थे, बल्कि वो बंधकों को नहीं छुड़ाए जाने से भी गुस्से में थे। विरोध का संकट झेल रहे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब उनकी कैबिनेट में भी टकराव बढ़ गया है। ये आक्रोश, ये जनसैलाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिख रही है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बेंजामिन के खिलाफ नारे लगाए, बेंजामिन की युद्ध नीति पर सवाल उठाए। तेल अवीव की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, हाईवे जाम थे और पुलिस लाचार थी। कई घंटों तक यही हाल रहा। लगातार इस बात का शोर था
बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ खून से रंगे हैं। जितना बारूद गाजा में बेंजामिन झोंक रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनका विरोध इजराइल में बढ़ता जा रहा है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। उधर तेल अवीव में लोगों ने इजरायली संसद को घेर लिया है। इस दौरान लोगों ने आगजनी की, पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया। इस बार प्रदर्शन भड़कने की वजह 6 बंधकों का मारा जाना है, जिसके खिलाफ इजरायली लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो इसके लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराने लगे। इतने पर भी बेंजामिन रुके नहीं, हमले बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद लोन वुल्फ अटैक करने वाले हमास लड़ाकों को रॉकेट स्ट्राइक में मार गिराया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस्लामिक देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल को रोका जा सके, अमेरिका पर दबाव बनाकर युद्ध विराम कराया जा सके। ईरान ने रूस, सीरिया और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें नई सिरे से रणनीति बनाई गई। एक तरफ इजराइल में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ ईरान और रूस के गठबंधन ने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। यानी इजराइल में बेंजामिन के खिलाफ कैबिनेट में भी 2 गुट बनते जा रहे हैं। योव गैलेंट ने कहा है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मांग बंधक मुक्ति और युद्ध विराम समझौते में गतिरोध का कारण है। योव गैलेंट ने आगे बताया, पिछले हफ्ते मारे गए 6 बंधक सुरक्षित घर लौट सकते थे, लेकिन बेंजामिन की फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर अड़े रहने से समझौता नहीं हो पाया। यानी रास्ता खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने रोका है, जिसके बाद इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गए। अब बेंजामिन के पास इस फैसले का संकट पैदा हो गया है कि वो गाजा और वेस्ट बैंक में हमले जारी रखें या फिर युद्ध विराम करके अपने खिलाफ पैदा हुए आक्रोश को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो जिनपिंग के फाइटर जेट और जंगी जहाज लगातार ताइवान के जल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन ताइवान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जो इस समुद्री क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। यूरोप और अरब जंग की दहलीज पर है, तो एशिया में चीन की दादागिरी नए वॉर फ्रंट को हवा दे रही है। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते चीनी जल योद्धा साउथ चाइना सी में सनसनी मचा रहे हैं, जंग की चिंगारी भड़का रहे हैं। पैसिफिक ओशन के दक्षिण चीन सागर में बीते कई दशकों से चीन का दबदबा रहा है, जहां ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और विस्फोटक हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं। मगर समंदर का यह इलाका अब नए युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है, और इसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। दरअसल हाल ही में चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान के जल क्षेत्र में घुस गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे के आसपास चीन ने ताइवान के जल क्षेत्र का उल्लंघन किया। 18 PLA एयरक्राफ्ट, 8 वेसल और 2 शिप ताइवानी जल क्षेत्र के पास नजर आए, जिसमें से 15 एयरक्राफ्ट मीडियन लाइन पार कर ताइवान के जल क्षेत्र में दाखिल हो गए। चीन की गुस्ताखी का ताइवान ने करारा जवाब दिया। F-16 फाइटर जेट से चीनी एयरक्राफ्ट को खदेड़ डाला।
चीन की गुस्ताखी को देखते हुए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त जंगली जानवरों को बचाने के लिए कई मिशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अफ्रीकी देश नामीबिया में इतना बड़ा सूखा पड़ा है कि सरकार सैकड़ों जानवरों को मारने के लिए मजबूर है। अनाज की भारी कमी के चलते नामीबिया में जंगली जानवरों का शिकार किया जाएगा और लोगों का पेट भरा जाएगा। $25 लाख लोगों की जिंदगी बचाने का मिशन और 700 से अधिक जानवरों को मारने का अभियान। जी हां, इंसान की बस्तियों के वीरान हो जाने का ऐसा खतरा है कि जंगल में जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का फैसला लेना होगा। एक एक जानवर अब कई इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान किए जाएंगे। वजह है नामीबिया में सबसे बड़ा सूखा। देश का 84% खाद्य भंडार खत्म हो गया है। 12 लाख लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। अनाज खत्म होने के बाद नामीबिया के लोग अब जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने वाले हैं। नामीबिया ने अपने सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने का प्लान तैयार किया है, जिसमें हाथी और दरियाई घोड़े भी शामिल हैं। इस योजना में 723 जानवरों को मारने का प्लान तैयार किया गया है, जिनमें 30 दरियाई घोड़े, 60 भैंसे, 50 हिरण, 300 जेब्रा, 83 हाथी समेत अन्य जानवर मारे जाएंगे। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।